नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। ये क्या माँ, तू अपना सोने का हार मेरे गले में क्यों पहना रही है? चुप कर बिटिया, कहते हुए शांति जी अपनी बेटी सरोज के गले में सोने का हार पहना देती है। अरे सुनो तो माँ, देखो मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है यूं चुपके चुपके तुम्हारा हार पहनना। मैंने कहा ना चुपचाप पहनी रहे। अरे तेरा सुना गला देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता सरोज बिटिया, और वो भी पर्व त्योहार में। बहू बेटियों के गले कभी सुने नहीं होने चाहिए, और वो भी सुहागिनों के। देख कितनी सुंदर लग रही है। सरोज के मुंह को घुमाते हुए शांति जी कहती है, ए माँ सुन तो मेरी बात, ये ऐसे लेना मुझे अच्छा नहीं लगता है माँ। दोनों भाभियाँ क्या कहेंगी? हर बार मायके आती है और कुछ न कुछ ले जाती है। गले से हार निकालते हुए सरोज कहती है, तुझे मेरी सौगंध सरोज, जो ये हार अपने गले से उतारा तो भाभियों के डर से तू ये हार उतार देगी। अरे वो कौन होती है मेरे फैसले पर बोलने वाली? ये मेरा सोने का हार है, तेरे बापूजी के कमाए पैसों से, और इस हार को मैं जिसे चाहूँ उसे दूंगी। उन दोनों को बोलने का कोई हक नहीं होता। पूरे हक से शांति जी सरोज को कहती है। माँ की सौगंध के सामने सरोज झुक जाती है और शाम के करवा चौथ पूजा के लिए तैयार होने लगती है। सज धज कर दोनों माँ बेटियां छत पर जाती है, जहाँ पहले से ही शांति जी की दोनों बहवें नव्या और तारा सज धज कर चांद का इंतजार कर रही थी। आते ही शांति जी अपने बेटे और पति के पास जाकर बातें करने लगती है, और सरोज अपनी भाभियों के पास आकर खड़ी हो जाती है कि तभी बातों बातों में नव्या की नजर सरोज के गले में पहने शांति जी के हार पर जाती है। देखते ही वो तारा को इशारा करती है। जैसे ही तारा की नजर जाती है, वह गुस्से से सरोज को ऊपर से नीचे घूरती है और आहिस्ता से सरोज को सुनाते हुए नव्या के कानों में बुदबुदाने लगती है। माँ जी ना हर बार की तरह इस बार भी अपनी बेटी को कुछ न कुछ दान दे ही देती है। अरे दान करने का इतना ही शौक है तो हमें दे दे, हम कौन सा बेगाने हैं। हाँ छोटी, सही कहा तुमने, सेवा करें हम और मेवा लूट कर ले जाए नंद रानी। ये कैसा इंसाफ है? ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। इस बार देख लेना। गुस्से में तमतमाई तारा सरोज को देखते हुए कहती है। तब तक सरोज दोनों भाभियों की नजरों को अच्छे से पढ़कर और सुन भी ली थी। आज फिर से सरोज को भाभियों की नजरों में शर्मिंदा होना पड़ा, पर वो करती भी क्या? आखिर हालात से मजबूर जो थी, इसीलिए दुखी मन से चुपचाप एक कोने में खड़ी हो जाती है और अपने अतीत की कड़वी यादों में खो जाती है, जिनकी वजह से ये सब सुनने को मजबूर हो जाती है। एक समय ऐसा था जब उसके भी हाथों और गले में इतने मोटे मोटे सोने के खूबसूरत जेवर हुआ करते थे, और वो उन्हें पहनकर किसी महारानी से कम नहीं समझती थी खुद को। पर वक्त और किस्मत ने ऐसा प्रहार किया कि सब जेवर जस्ता बिक गए, वरना वो कभी अपने शरीर से इन गहनों को दूर नहीं करती थी। साल के 12 मास
उसके शरीर की क्रांति इन सोने के सुनहरे रंगों से दमकता रहता था। कपड़ों के दुकान में लगी अचानक आग से उनका सारा धंधा पानी नष्ट कर दिया और फिर नई शुरुआत करने के लिए गहनों को गिरवी रखने पड़े थे सरोज को। पर कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब होती है तब हर तरफ से सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। बस सरोज के साथ भी वही होता चला गया। पर सरोज की माँ, पिताजी और उसके भाइयों ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। आए दिन उसकी मदद के लिए मायके से कुछ न कुछ जाता ही रहता था। कभी राशन पानी, कभी कपड़े तो कभी कोई उपहार। यही बात नव्या और तारा को चुभती रहती थी और आज भी यही बात चुभ गई दोनों को। ये सब याद करते करते सरोज की आंखें नम हो जाती है कि तभी शांति जी की आवाज आती है, चलो चलो चांद निकल गया, पूजा शुरू करो। माँ की आवाज सुनकर सरोज अपनी आंखों के पानी को जल्दी से पोंछ लेती है और उदास मन से पूजा करती है। पूजा खत्म होने के बाद सब खुशी खुशी नीचे चले जाते हैं। पर नव्या और तारा का मन कुछ खट्टा हो जाता है। वे दोनों कुछ उखड़ा उखड़ा सा व्यवहार करने लगती है सरोज और शांति जी के साथ, जिसे शांति जी अच्छे से भाप लेती है। खैर वो रात बस ऐसे ही गुजर जाती है। पर सुबह सुबह जब नव्या और तारा रसोई में बर्तन पटक पटक कर काम कर रही थी और वही सोने के हार की बात चल रही थी, ठीक उसी समय शांति जी आ जाती है और उन दोनों को फटकार लगाते हुए कहती है, देख रही हूँ कल रात से तुम दोनों कुछ ज्यादा ही अपने तेवर दिखा रही हो। अरे ऐसा क्या कर दिया जो तुम दोनों के सर पर गर्मी चढ़ गई है? मैंने अपने सोने का हार अपनी बेटी को दिया है, तुम्हारा नहीं है न? फिर क्यों दोनों का मुंह गुस्से से फूला हुआ है? अगर मेरी जगह तुम दोनों के हार दिया होता तो नाराजगी जायज थी, पर मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। फिर क्यों बहू, क्यों छोटी बहू, तुझे पिछली बार डायमंड की अंगूठी खरीद कर नहीं दी थी क्या? और तू तारा, तू भूल गई? अभी अभी तो तूने एक सुंदर सा गले का सेट बनवाया था, उसके पैसे कहाँ से आए जरा बता। तुम दोनों को दिया तो ठीक और अपनी खून की जनी ब्याहता बेटी को दे दिया तो गलत। क्या शादीशुदा बेटी को माँ की तरफ से कुछ देना अपराध है क्या? तुम्हारी माँ तुम दोनों को कुछ नहीं देती या फिर तुम्हारी भाभीियों से पूछकर देती है? अरे सरोज की अभी हालत ठीक नहीं है, उस पर भी से दो बेटियां हैं उसकी। अरे हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कल को उसकी बेटियों की शादी होगी तो क्या वो माँ होकर भी अपनी बेटियों को ऐसे ही विदा कर देगी या आशीर्वाद रूपी कुछ देगी? और मैंने उसमें से थोड़ी सी मदद कर दी तो इसमें क्या बुराई है? ऐसे देती तो शायद वो कभी नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत स्वाभिमानी है। वो भूखी रह जाएगी पर हाथ किसी के सामने नहीं फैलाएगी। शांति जी एक सुर में गुस्से से बोले जा रही थी और दोनों बहूएं अपने किए पर शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर खड़ी थी। फिर शांति जी कहती है, रही बात तुम्हारे हक का तो वो तुम्हें दोनों को कहीं ज्यादा मिल चुका है और आगे भी मिलता रहेगा।
इसीलिए मेरे फैसले पर उंगली उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। अरे तुम दोनों को तो आगे बढ़कर ननद की मदद करनी चाहिए। बेटियों को देने से बढ़ता है, कमाने से नहीं। अकल के मूर्खों। अच्छा चलो एक बात बताओ, क्या कल को भगवान ना करे तुम्हारी बेटियों के साथ ऐसा कुछ होगा तो क्या तुम्हें उन्हें उनके हालात पर छोड़ दोगी? क्या ऐसा करने के लिए तुम्हारा हृदय स्वीकार कर लेगा? क्या तुम्हारे अंदर का मातृत्व नहीं रोएगा उसकी तकलीफ को देखकर? बस माँ जी, भगवान के लिए चुप हो जाइए और हमें माफ कर दीजिए। हम भूल गए थे कि हम भी बेटियों की माँ हैं और हम दोनों कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटियों को भी वही सब दिन देखने पड़े जो आज नंद रानी देख रही है। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, कहकर नव्या और तारा रोने लगती है। माफी मुझसे नहीं, अपनी ननद से जाकर मांगो। उसका दिल दुखाया है तुम दोनों ने। दोनों को आज अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था, इसीलिए दोनों सरोज के पास जाकर माफी मांगती है। सरोज दोनों को माफ कर गले लगा लेती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।